Hey friends, welcome to my channel Angle of Study. Please subscribe my channel and press bell icon for new and important videos and share my video with your friends. Hello friend, welcome to Angle of Study Route of Success only on one channel YouTube platform all competitive exam। दोस्तों आप सबको जैसे पता होगा कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने पैरामेडिकल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो था वो निकाल दिया है। तो हम आज पूरा जो नोटिफिकेशन है पैरामेडिकल का उसको पूरा डिस्कस करेंगे और साथ साथ में आपको ये बताएंगे भी कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा, एज क्या रहेगी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, पोस्ट कितनी है, रिक्वायरमेंट प्रोसेस क्या है, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं डिस्कस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई इसकी डेट क्या रहेगी आपके फॉर्म भरने की। तो पहली जो आपकी डेट जो है फॉर्म भरने की वो आपको दिख रहा होगा कि 4 तारीख डेट है इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन की। उसके बाद इसकी क्लोजिंग डेट है 2/4 और नेक्स्ट मंथ की 2 तारीख को इसकी क्लोजिंग डेट होगी। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट की 4/4 तारीख है और उसके बाद क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ये है अपनी 5/4। ठीक है। तो और इसका जो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जो एग्जाम होगा इसके टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून के अंदर इसका पेपर होगा। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट है, तो इनको ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिटेल ऑफ वैकेंसी मतलब कितनी मतलब अपने कैटेगरीज के अंदर वैकेंसी को डिवाइड किया गया है और किस किस नाम से मतलब कैटेगरीज इनकी रखी हुई है, उनका पे स्केल क्या होगा और उनका टोटल वैकेंसी कितनी होगी। तो मैं आपको फर्स्ट जो आपको बताना चाहता हूँ वो है डाइटिशियन की वैकेंसी और इसका जो पे स्केल 7 पे स्केल है और इसका जो नंबर दिया हुआ वो 7 है। इसकी जो पे स्केल होगी वो 44,900 होगी और इसकी टोटल वैकेंसी जो है वो है 4 इसकी टोटल वैकेंसी है। और सेकंड जो वैकेंसी है स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो है टोटल वो 1109 वैकेंसी है और इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसका जो पे स्केल है वो 44,900 है। और जो थर्ड जो वैकेंसी है वो डेंटल हाइजीनिस्ट की वैकेंसी है। ठीक है, ये भी टोटल वैकेंसी 5 है। उसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो अपनी डायलिसिस टेक्नीशियन की है जो 20 वैकेंसी है और जो 5वीं वैकेंसी है वो आपकी एक्सटेंशन एडुकेटर की जो कि 11 वैकेंसी है। उसके बाद हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 की वैकेंसी है 289 वैकेंसी है। लेब सुप्रीडेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी 25। ऑप्टोमेट्रिस्ट की वैकेंसी 6 और जो आपकी परफ्यूजनिस्ट की वैकेंसी है ये एक ही वैकेंसी है टोटल। फिर इसके साइकोथेरेपिस्ट की वैकेंसी है, ये साइकोथेरेपिस्ट की वैकेंसी 21। इसके बाद आपकी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है ये 277 वैकेंसी है। और उसके बाद है आपकी रेडियोग्राफर की वैकेंसी आपकी 61 वैकेंसी रेडियोग्राफर की। स्पीच थेरेपिस्ट की वैकेंसी है 1 और फिर ईसीजी टेक्नीशियन की वैकेंसी है 23 और लेडी हेल्थ विजिटर की वैकेंसी है 2 और लैब असिस्टेंट ग्रेड 2 की वैकेंसी 82। और जो आपको दिख रहा होगा कि टोटल वैकेंसी जो है यहाँ पे है ये है 1937। ये मतलब सभी जोन को मिला के जितने भी अपने जोन है उनको सभी को मिला के ये वैकेंसी आपकी 1937 वैकेंसी है, जो कि वैकेंसियां काफी हैं। ऐसा नहीं कि वैकेंसी कोई कमी है, आप अच्छे से पढ़ाई करें और स्टडी पे ध्यान दें तो ये सिलेक्शन आपका हो सकता है। नेक्स्ट अपन डिस्कस करेंगे कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है कि भाई आपको कैसे फॉर्म भरना है। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये तो सब चीज आपको पता ही है कि एज लिमिट का कैलकुलेशन कहां से होगा। तो एज लिमिट का जो कैलकुलेशन है वो 1/7/2019 से आपका कैलकुलेशन होगा। मतलब इससे आपकी कम 1/7/2019 से पहले मतलब के बाद 18 जो आपकी मिनिमम क्राइटेरिया रखा है और जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो इसके अंदर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ स्टेज ऑफ एग्जाम, मतलब आपका सिर्फ और सिर्फ 1 सीबीटी होगा। जो एनटीपीसी की वैकेंसी थी उसके अंदर 2 या 3 स्टेज थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही पेपर होगा स्टेज ऑफ एग्जाम के अंदर, मतलब एक ही सीबीटी होगा। उसके बाद आपका डायरेक्ट डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जो बंदा इसमें सेलेक्ट हो जाएगा उसका डायरेक्ट डीवी होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। और इसके अंदर भी नॉर्मलाइजेशन होगा कि नेगेटिव मार्क मतलब जो आपके सीबीटी 1 होगा इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा और नेगेटिव मार्किंग का स्पेशली ध्यान रखना है क्योंकि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आई एज लिमिट जो मैंने आपको बताई थी। ये टोटल 9 एज लिमिट दे रखी है इन्होंने एज ग्रुप, जो ये आपको बताती है कि आपकी जितनी भी वैकेंसियां हैं उन वैकेंसियों के अंदर अलग अलग एज ग्रुप दे रखा है, जो हम आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि भाई आपके लिए जो डाइटिशियन की वैकेंसी उसके अंदर एज ग्रुप क्या है, आपकी स्टाफ नर्स की वैकेंसी उसके अंदर एज ग्रुप क्या है। तो इनका सबका इन्होंने 9 सीरियल नंबर दे रखे हैं, एज ग्रुप के 9 मतलब इन्होंने बना रखे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें ये दिखा रखा है कि लोअर एज लिमिट, जो कि आपके पास लोअर एज लिमिट पर्टिकुलर क्या होनी चाहिए। जैसे कि बताया कि 18 से 30 जो एज ग्रुप है उसके अंदर 2001 के बाद किसी का जन्म नहीं होना चाहिए, मतलब उसकी लोअर लिमिट 2001 रखी है उन्होंने 1/7/2001। और ऐसे इन्होंने अपर लिमिट बताई है और अपर लिमिट इन्होंने तीनों में डिवाइड की कि जनरल के लिए अपर लिमिट क्या होगी और ओबीसी के लिए क्या होगी, SC ST की। मतलब जनरल के अंदर 2 तारीख 7वें महीने 1989 के बाद के पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। ऐसे ही ओबीसी जो दिया हुआ है 1986 और SC ST 1984, ऐसे कंटिन्यू इनको 9 एज ग्रुप दिए हुए हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म भरें और उसके अंदर जो भी एज ग्रुप उसके अंदर दिया हुआ है सभी पोस्टों के लिए एज ग्रुप, तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारा क्राइटेरिया क्या है कि हमारी अपर एज लिमिट क्या है और लोअर एज लिमिट क्या है।
नेक्स्ट है आपका कि भाई आपको एज रिलैक्सन कितना मिल रहा है, तो इसके अंदर एज रिलैक्सन दिया हुआ है कि भाई ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर जो है उनको 3 साल का एज रिलैक्सन दिया गया है और एससी एसटी वालों को 5 साल। अगर कोई ओबीसी के अंदर क्रिमिनल लेयर के अंदर आता है तो उसको एज रिलैक्सन नहीं दिया गया है, वो एज ए जनरल काउंट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ है कि 3 ईयर, ऐसे जो पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी उनके लिए दिया हुआ है, और ये सारी चीजें दी हुई है। वुमेन्स के लिए दिया हुआ है कि वुमेन्स के लिए क्या होनी चाहिए, वुमेन्स के लिए क्या होना चाहिए 35, 38, 40, ये सबके लिए, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए अलग अलग से दिया गया है। रेलवे के जो कर्मचारी है उनके लिए दिया हुआ है, और डी ग्रुप के अंदर जो रेलवे कर्मचारी है उनके लिए दिया गया है। ये सारी एज लिमिट उनके लिए दी हुई है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, तो सभी पोस्टों के साथ में उनकी एजुकेशन डिस्क्राइब की हुई है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्टों के लिए हमें क्या क्या एजुकेशन चाहिए। इसके अंदर एग्जामिनेशन फीस का ये है कि जनरल के लिए और ओबीसी कैटेगरी के जो है उनके लिए 500 रुपए फीस लगेगी, जिसमें से आपकी 400 रुपए रिफंड हो जाएगी। जब आप सीबीटी 1 का पेपर आप कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आपके 400 रुपए वापस आ जाएंगे बैंक अकाउंट में, जो आपने फॉर्म भरते समय जो बैंक अकाउंट फिलअप किया था। और ऐसे एससी एसटी एक्स सर्विसमैन और ये जो अपने ट्रांसजेंडर और पीडब्ल्यूडी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए 250 रुपए फीस होगी, और ये पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी। जब आपने सीबीटी 1 का एग्जाम देंगे तो उस टाइम पे जो बैंक अकाउंट आपने भरा है फॉर्म में उसके अंदर पूरी की पूरी 250 रुपए रिफंड हो जाएगी। और ऑनलाइन फी पेमेंट जो है आप कार्ड से या यूपीआई से किसी से भी कर सकते हैं, तो ये आपको बताया, और मैंने आपको लास्ट डेट बताई दी है ऑनलाइन पेमेंट करने की ऊपर। तो दोस्तों हम अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस की, कि आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले तो बता दें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, उसके बाद 1 स्टेज सीबीटी होगा जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। ये जो सीबीटी जो है ये जो है 90 मिनट का पेपर होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है, और 100 क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और जो बीपीडब्ल्यूडी के जो स्टूडेंट उनके लिए 120 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी और उसके साथ साथ में नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसके बाद ये डीवी होगा, डायरेक्ट डीवी। तो ये आपकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है कि सीबीटी होगा, उसके बाद आपकी डीवी होगा। तो इसके अंदर प्रोसेस के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँ सिलेबस क्या क्या है आपका। तो ये जो आपके सामने डिस्क्राइब किया हुआ है सिलेबस, आपकी जो प्रोफेशनल एबिलिटी मतलब जो आपकी ट्रेड से जुड़े हुए जितनी भी पोस्ट हैं उनके लिए सबके लिए अलग अलग सिलेबस बताया गया है। 16 पोस्ट है तो 16 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट, मतलब आपके जो भी रिलेटिव जो प्रोफेशनल है उसके रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, वो 70 आएंगे। उसके बाद जीए के मतलब जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ के भी 10 क्वेश्चन आएंगे, और मैथ और रीजनिंग मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे दोनों, और उसके बाद जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 होते हैं और मार्क्स जो होंगे वो भी 100 होंगे, ठीक है। और ये जो आपको बताई दिया कि 90 मिनट का ये पेपर होगा और 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई इसके अंदर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी रखे हुए हैं, जो आपको यहाँ दिख रहे हैं कि जनरल के लिए 40% मार्क्स चाहिए, ओबीसी एससी के लिए 30% मार्क्स चाहिए, और एसटी के लिए 25 मार्क्स चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम 40% मार्क्स लाके पास हो जाएंगे या 30% मार्क्स लाके पास हो जाएंगे, 25% मार्क्स लाके पास हो जाएंगे। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब अगर इसके नीचे अगर किसी बंदे के नंबर हैं तो फेल है डायरेक्टली, और कट ऑफ जो जाएगी वो मतलब आपकी नेगेटिव मार्किंग सीबीटी 1 को देख के नॉर्मलाइजेशन करके उसके बाद जाएगी। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो इसका ध्यान रखें आप। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको पोस्ट पैरामीटर, भाई जो आपके पोस्ट पैरामीटर वो क्या क्या होंगे। इसके अंदर आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, लोअर एज और अपर एज बताई हुई, ये क्या होगी, आपकी पे स्केल बताया गया है। तो पहली जो पोस्ट आपकी डाइटिशियन की, इस पोस्ट के अंदर देखो कि इन्होंने लोअर एज 18 बता रखी है और अपर एज 33 बता रखी है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये एज ग्रुप 18 से 33 के अंदर ये डाइटिशियन की पोस्ट आ रही है। तो इसमें मैंने ऊपर बता दिया कि अगर आप एससी एसटी या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपकी अपर एज कितनी होगी और लोअर एज कितनी होगी। इसके साथ साथ इसमें क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, अगर आपने बीएससी कर रखा है साइंस से विद पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डाइटिशियन 1 ईयर कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड प्लस 3 मंथ इंटर्नशिप ट्रेनिंग इन ए हॉस्पिटल, और या इसके अलावा अगर होम साइंस से आपने बीएससी कर रखी है, साथ में एमएससी कर रखी है होम साइंस से, फूड और न्यूट्रिशन लेके आपने, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ऐसे ही सेकंड है जैसे कि स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स है, इसके अंदर भी एज क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया था 20 से 40 है, ये 20 से 40 के क्राइटेरिया में है। और इसके अंदर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आपकी भाई नर्सिंग की हुई होनी चाहिए आपने, मिडवाइफ हैविंग पास 3 ईयर कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफ फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग और अदर इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, मतलब आपको जीएनएम होना जरूरी है इसके अंदर, जीएनएम बीएससी नर्सिंग, ठीक है। तो ये आपके लिए होगा। तो ये स्टाफ नर्स की वैकेंसी है सेकंड वाली, जो मैंने आपको एज ग्रुप बता दिया, इसमें 20 से 40 एज ग्रुप रहेगा इसके अंदर। इसमें क्वालिफिकेशन जो है एक तो आपको जीएनएम होना जरूरी है, और ये 3 इयर्स का कोर्स होता है जीएनएम। उसके अलावा अगर आपने बीएससी नर्सिंग भी कर रखा है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। तो ये दोनों चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या होगा। नेक्स्ट अपनी डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट है, ये जो पोस्ट है इसकी जो एज ग्रुप जो है ये 18 से 33 है। तो ये एज ग्रुप का स्पेशली ध्यान रखें, ऊपर मैंने डिस्क्राइब कर दिया पूरा एज ग्रुप। तो इसके अंदर अपने को डिग्री इन साइंस मतलब बायोलॉजी होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट, मतलब आपके पास बायोलॉजी से अगर आपने डिग्री कर रखी है तो आप भर सकते हैं। डिप्लोमा रखा आपने 2 ईयर का डेंटल हाइजीनिस्ट का तो भी आप भर सकते हैं। और रजिस्टर्ड विद डेंटल काउंसिलिंग को, मतलब ये जरूरी है कि भाई वो आपका जो डिप्लोमा के बाद रजिस्टर्ड होना चाहिए डेंटल काउंसिलिंग के अंदर, नहीं तो अन्यथा आप नहीं भर पाएंगे इस फॉर्म को। इसके अलावा आपकी डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट है, इसके भी एज ग्रुप आपका 20 से 33 साल है, और इसके अंदर आपने बीएससी कर रखी है प्लस में डिप्लोमा इन द
तो आपने बीएससी कर रखी है प्लस के अंदर डिप्लोमा इन हेमोडायलिसिस के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपने 2 ईयर सेटिस्फैक्ट्री इन हाउस ट्रेनिंग, अगर आपने उसका भी एक्सपीरियंस है हेमोडायलिसिस वर्क का, तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी है वो एक्सटेंशन एजुकेटर की। इसके अंदर एज लिमिट है 22 से 35 और इसके अंदर एजुकेशन जो है वो साइकोलॉजी, सोशल वर्क और कम्युनिटी एजुकेशन डिसिप्लिन विद 2 ईयर डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेटर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ऐसी नेक्स्ट पोस्ट है हेल्थ एंड द मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड। इसकी जो एज ग्रुप है वो 18 से 33 है। इसके अंदर बीएससी होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री और ऑप्शनल भी हो सकते सब्जेक्ट जैसे एनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की अंडरटेकन एंड कोर्स। 1 ईयर डिप्लोमा ऑफ हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, तो ये भी अगर आपके पास हो तो आप भर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एनटीसी का अगर सर्टिफिकेट है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी लैब सुपरिटेंडेंट ग्रेड थर्ड की, इसके अंदर जो एज ग्रुप है वो है आपके 18 से 33। इसके अंदर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो बीएससी विद बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंस या बीएससी विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मेन और एज द ऑप्शनल सबस्टेंडरी सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट प्लस डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, अगर ये भी आपके पास है तो भर सकते हो। साथ में बीएससी इन मेडिकल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी में आपने अगर की हुई है तो ये भी आप भर सकते हो, ये भी। उसके बाद है ऑप्टोमेट्रिस्ट की पोस्ट है। इसके अंदर आपको बीएससी इन ऑप्टोमेस्टिक और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेस्टिक टेक्नीशियन के अंदर होना चाहिए, ठीक है। द कोर्स शुड बी द 3 to 4 ईयर ड्यूरेशन, मतलब जो ये 3 और 4 जो ईयर का जो ड्यूरेशन का जो कोर्स है ये आपको होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट है आपकी पोस्ट परफ्यूजनिस्ट की। जो परफ्यूजनिस्ट की पोस्ट है इसके अंदर 21 से 40 एज आपका क्राइटेरिया दे रखी है और बीएससी विद डिप्लोमा इन परफ्यूजनिस्ट टेक्नोलॉजी और इसके साथ साथ अगर बीएससी एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कार्डियो प्लूमनरी पंप टेक्नीशियन, तो ये भी आपका फॉर्म भर सकता है। फिर आपका साइकोथेरेपिस्ट, तो इसके अंदर 18 से 33 एज ग्रुप है और इसके अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर ऑफ डिग्री इन साइकोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 2 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस भी अगर आपके पास होना जरूरी है इसके अंदर, ये जरूरी है। अगर आपके पास 2 ईयर प्रैक्टिस एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। फिर उसके बाद है फार्मासिस्ट ग्रेड थर्ड, जो इसकी जो एज ग्रुप है वो 20 से 35 साल का है और इसके अंदर 12th इन साइंस और इट इक्विवेलेंट, मतलब आपने अगर 12th किया है साइंस स्ट्रीम लेके विद डिप्लोमा इन फार्मेसी, अगर आपने फार्मा किया हुआ है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द, मतलब इन्होंने ये दे रखा है कि आपको 12th होना चाहिए साइंस से, उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए फार्मासिस्ट में और उसके बाद आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए ये। और इसके साथ साथ अगर आपने बैचलर डिग्री अगर बी फार्मा कर रखा है तो भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं, मतलब डी फार्मा और बी फार्मा दोनों ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके रेडियोग्राफर, जो रेडियोग्राफर है इसकी एज 19 से लेकर 33 तक इसकी एज है। इसके अंदर भी 12th विद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मतलब इसके अंदर स्पेशली आपको बता दिया कि ऊपर वाले में तो ये था कि साइंस से 12th होना चाहिए, लेकिन इसमें अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों जरूरी है और डिप्लोमा होना चाहिए इसमें रेडियोग्राफी में, या फिर एक्सरे के अंदर आपने टेक्नीशियन होने चाहिए, या फिर रेडियो ये जो आपके दिया हुआ है साइंस ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन रेडियोग्राफर या एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोग्राफर टेक्नीशियन में 2 ईयर का कोर्स होना चाहिए, ये आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पीच थेरेपिस्ट। स्पीच थेरेपिस्ट की जो एज लिमिट है ये 18 से 33 है। इसके अंदर बीएससी क्वालिफिकेशन में बीएससी एंड डिप्लोमा ऑडियो एंड स्पीच के अंदर थेरेपी के अंदर ये डिप्लोमा होना चाहिए। सेकंड ये है कि 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर ये डिप्लोमा तो हो ही, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए इसके अंदर रिलेटेड फील्ड का, तो ये इंपॉर्टेंट था। ईसीजी टेक्नीशियन नेक्स्ट पोस्ट आपकी, इसकी एज ग्रुप 18 से 33 है और जो इसके अंदर 12th होना चाहिए, साथ में ग्रेजुएशन इन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नीशियन, कार्डियोलॉजी या कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन या कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन ऑफ द रैप्चर इंस्टीट्यूट, मतलब आपके पास 12th के बाद ग्रेजुएशन होना चाहिए और ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नीशियन का। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है सर्टिफिकेट शुड बी ए मिनिमम ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन एंड अबव, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ द एजुकेशन बाय द यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, मतलब इसका ये है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन का, इसका जो आपके कार्डियोलॉजी का या लेबोरेटरी का, तो वो इसको फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लेडी हेल्थ विजिटर, जो ये इसकी एज है 1830 है इसकी एज। इसके अंदर 12th होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी विद मल्टी पर्पज वर्कर कोर्स एंड द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड, मतलब इसके अंदर 12th होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से 12th हो, जरूरी नहीं है कि मैथ से या साइंस से हो, किसी से भी हो, आपको ये भर सकते हैं आप ये, ठीक है। नेक्स्ट आपकी लैब असिस्टेंट ग्रेड थर्ड, जो इसकी जो एज ग्रुप है वो 18 से 33 साल है। इसके अंदर 12th होनी चाहिए साइंस से और प्लस में डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन में, और इसके साथ साथ अगर आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स हो मेडिकल लैब का हो, टेक्नोलॉजी एट पर विद डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी तो सब्जेक्ट ऑफ द फुलफिलमेंट, मतलब ये दोनों आप फॉर्म भर सकते हो अगर 12th हो और आपके पास ये सर्टिफिकेट हो। जोन वाइज सीटें डिवाइड की हुई है कि कितनी सीटें किस जोन में है, लेकिन हमने आपके लिए सिंप्लीफाई किया हुआ है स्पेशली स्टाफ नर्स के लिए कि भाई कौन से जोन से कौन सी कितनी सीटें हैं और एसटी एससी है ओबीसी इनकी कितनी पोस्ट है। तो मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूं कि अहमदाबाद में टोटल सीट 80 है और स्टाफ नर्स के लिए जनरल की 21 सीट है, एससी की 3 है, एसटी की 5 है और ओबीसी की 9 है। टोटल 41 सीटें हैं आपकी स्टाफ नर्स की। अजमेर में 89 पोस्टें हैं और इसके अंदर टोटल जो स्टाफ नर्स की पोस्टें हैं वो 31 है, ऐसी जनरल की 18, एससी की 3 है, एसटी की 2 है और ओबीसी की 6 है। तो इसी प्रकार से हमने आपको सारे जोन की टोटल वैकेंसी, साथ में स्टाफ नर्स की टोटल और साथ में जनरल एससी एसटी ओबीसी की सबकी हमने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब की हुई है और आप इसको ढंग से देख लीजिए। और इसके साथ साथ टोटल वैकेंसी हमने आपको बता दी कि टोटल वैकेंसी 1937 है और इसके अंदर स्टाफ नर्स की वैकेंसी जो है वो 1109 है। मतलब ये है कि काफी सारी वैकेंसी है, 50% से ज्यादा वैकेंसी स्टाफ नर्स की है, इसलिए हमने इस पर ज्यादा फोकस किया। और स्टाफ नर्स वाले बच्चे एक बार इसको जरूर देखें जिससे आपको हेल्प मिलेगी आप कहाँ से फॉर्म भरें। और साथ साथ मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि इनका जो सिलेबस जो है वो
आपका इनका जो सिलेबस है आपका वो सभी पोस्टों के लिए अलग अलग सिलेबस दिया हुआ है। जैसे कि डाइटिशियन के लिए सिलेबस क्या होगा ये दिया हुआ है पूरा, स्टाफ नर्स के लिए क्या होगा। तो आप एक बार इसको सिलेबस को पूरा ढंग से पढ़िएगा, एक एक चीजें। ऐसी 16 पोस्टों के लिए पूरा सिलेबस डिस्क्राइब किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें आप एक बार अपना सिलेबस देखिए। और उसके साथ साथ ये सिलेबस तो है जो 70 मार्क्स का है आपका, उसके साथ साथ नीचे आपको मैं और बता देता हूँ कि जनरल अर्थमेटिक जो आपकी जीए की, जनरल एवरेंस की, और क्या आपकी रीजनिंग की, मैथ की और जनरल साइंस का, ये भी सिलेबस पूरा मेंशन किया हुआ है। तो आप इसको एक बार इसको भी देख लेना अच्छे से। तो ये टोटल आपका सिलेबस मेंशन किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना इसको, और आपको न्यू अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना पहले, और उसके ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को इस चीज के लिए शेयर करने के लिए बोलना। और अगर आपको न्यू नोटिफिकेशन अपडेट चाहिए तो आप एक बार बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।